Hello students, welcome back to my YouTube English platform channel. Today I will teach you the first poem of class 12th Flamingo book, and the name of the poem is My Mother at 66, and the name of the poetess who has composed it is Kamala Das. Kamala Das is an Indian poet who was born in Kerala, and she is a very important and learned poet. The name of the poem is My Mother at 66 and the name of the poet is Kamala Das. In this poem, इस कविता में मैं आपको पूरी पोएम का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग बतलाऊंगा। फिर स्टैंजा वाइज बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस स्टैंजा से वो क्वेश्चंस और उनका आंसर डिस्कस किया जाएगा, और उसी तरह से स्टैंजा डिवीज़न के लास्ट में आखिर में जो पोएम का सेंट्रल आइडिया और उसके बाद इस पोएम से जो इम्पोर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन और उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। और साथ साथ में ही इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं या और जो इसमें सिंबल्स और इमेजेस यूज़ किए गए हैं, उसको भी एक एक करके डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। और ध्यान से इसको आपको देखना है और समझना है, और जहाँ कोई आपको प्रॉब्लम होगी उसको आप जो है कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ भी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में हम समझेंगे। कमला दास वाज बोर्न इन मालाबार केरला। कमला दास कवयित्री केरला के मालाबार शहर में पैदा हुई थी। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोएट्स। वह भारत की एक महान कवियत्रियों में शामिल हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लावर ऑफ द सॉइल। और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनकी रचनाओं में वास्तविकता है, महत्वपूर्णता है और अपनी जो है मातृभूमि की पवित्रता समाई हुई है। कमला दास has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। कमला दास ने अपनी जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी उपन्यास हैं, जितनी भी लघु कथाएं हैं, अंग्रेजी में और मलयालम भाषा में माधवी कुट्टी नामक निक नेम के जरिए से इसको रचित किया है। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories Padmavati the Harlot and other stories 1992। और उनकी कुछ रचनाओं के नाम इसमें दिए गए हैं। उसमें अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट है और पद्मावती द हार्लट है और कुछ अन्य कहानियाँ हैं। In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example। और इन सभी कविताओं रचनाओं के साथ साथ ये जो कवि है वो मानव के जो संबंध हैं, मानवीय मूल्यों के जो संबंध हैं और उनसे बहुत ही ये प्रभावित हैं। और ये जो कविता माय मदर एट 66 है उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। अब हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वन हु हैज़ कम टुडे हैज़ टू डिपार्ट टुमारो। आज जो दुनिया में आया हुआ है कल उसे दुनिया से कूच करना है। एंड वन विच इज़ टुडे नॉन लिविंग मस्ट बिकम लिविंग टुमारो। आज जो निर्जीव है कल वो सजीव नज़र आता है। एंड टुडे व्हाट इज़ लिविंग मे टर्न इनटू नॉन लिविंग टुमारो। और आज जो सजीव है कल वो निर्जीव भी नज़र आ सकता है। हियर इन द पोएम, इस कविता के अंदर द रिलेशनशिप, द बॉन्ड, द लव बिटवीन अ डॉटर एंड हर मदर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। इस कविता के अंदर कवयित्री ने
एक पुत्री और उसके माँ के बीच में जो प्रेम संबंध है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया है, प्रकट किया है। जैसा कि हम जानते हैं, इन द चाइल्डहुड द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द लॉस ऑफ द डीप बॉन्ड लव ऑफ पेरेंट्स, मेनली ऑफ द मदर। जैसा कि हम जानते हैं कि बचपने में बच्चे को ये डर रहता है कि कहीं मेरे माँ बाप का साया जो पेरेंटल केयर है मुझसे छीन न लिया जाए, खास करके मेरी माता का साया छीन न लिया जाए। बच्चा ये डरता है कहीं मेरी माँ मुझसे छीन न ली जाए। तो जिस तरह से बचपने में बच्चे को अपने माता पिता के साया का हट जाने का, खो जाने का डर रहता है, इन द सेम वे एक ऐसा भी स्टेज आता है when the parents are old, जब माता पिता बहुत बूढ़े हो जाते हैं, and when the child is young, mature, और जब बच्चा नौजवान हो जाता है और वो he or she becomes the man of the world, और दुनिया का एक जिम्मेदार आदमी बन जाता है, and to fulfill the responsibilities of the world, he or she has to depart, he or she has to left the parents, the father or the mother। और एक ऐसा वक्त आता है कि जब उसे, लड़का या लड़की को, अपने दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने माता पिता को छोड़ करके, उनका साथ छोड़ करके, अकेले छोड़ करके बुढ़ापे के हाल में मजबूरी में जाना पड़ता है। ऐसा ही एक केस का इस पे वर्णन किया गया है। द गर्ल, द पोएटेस इज लिविंग फ्रॉम द कोचीन एयरपोर्ट फॉर हर ambition, for her aim, for her goal, and she is forced to leave, depart the relationship of her mother। अपने माता पिता को न चाहते हुए भी छोड़ के उसे जाना पड़ रहा है। Now she is afraid that she should not go, she should not depart, she should not leave her mother in such a situation when the mother is too old, when the mother is too aged, and when there is no one to care about her, and in such critical and pathetic situation she is not willing to leave her mother but she has to go। इसी को कविता में बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। The main central idea of the poem about which the poem revolves is that there is the bond relationship of a child and her mother। The means whoever has come to this world has to depart। One who is today young, tomorrow he will have to become old, and one who is today old, tomorrow he will have to go, he will have to depart from this living world। ये कविता का सारांश है। अब हम जो है कविता को लाइन बाय लाइन, स्टैंजा वाइज इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टैंजा नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। स्टैंजा नंबर 1 देखिए ध्यान से, लाइन बाय लाइन मैं मीनिंग को समझा रहा हूँ। फर्स्ट लाइन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse। यहाँ पर ये बताया गया है कि कवयित्री कमला दास अपने गाड़ी में अपने माँ को साथ में बिठाए हुए ले करके अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, चल रही है, और अचानक फ्राइडे के दिन सुबह जब लेके जा रही कोचीन एयरपोर्ट की तरफ, अचानक उसका ध्यान अपनी माता की तरफ पड़ता है, अपनी माँ की ओर पड़ता है। वो अपनी माँ को देखती है जो उसके बगल में बैठी हुई है, और किस अवस्था में है, बोला कि वो सो रही है, उसके मुंह खुले हुए हैं, उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। वो ऐसा उसका चेहरा मुरझा गया है, इतनी ज़्यादा वो जो है मतलब कि एजेड हो गई कि देखने में वो मृत शरीर लग रही है, मुर्दा लाश लग रही है। अब उसके अंदर की जो चार्म थी, जो उसके अंदर की ग्लोरी थी, जो उसके अंदर का अट्रैक्शन था उसके मदर का जो यंग एज का, वो सब खत्म हो गया है। वो ऐसा लगता है कि वो अब जो है नॉन लिविंग, डेड और मोशनलेस है। ऐसा अपने माँ को वो वहाँ पर पाती है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो यूज़ किया गया हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, इस जो है पंक्ति में लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स यहाँ पर तुलना किया गया है इस लाइन में। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का यूज़ किया गया है, यानी सिमिली का यूज़ किया गया है। Pain and realized with that she was as old as she looked, but soon put that thought away। Now
अब जो है इस कवियत्री को, कमला दास को एहसास हो रहा है कि जैसे ये दिखाई दे रही है उतनी ही ज़्यादा ये मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है। शी इज़ मैच्योर, शी इज़ ओवर एजेड एंड हर सेंसेस आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और लेकिन अचानक वो ये सोचती है कि मेरी माँ असहाय है, हेल्पलेस है, बड़ी ही मतलब पैथेटिक सिचुएशन है, लेकिन इसको अपने मन से हटाने के लिए अचानक जो है अपने विचार को, मन को बदल देती है कि सोचने से इसका ज़्यादा फायदा नहीं है। और ऐसा सोचने के साथ साथ एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जब वो गाड़ी चला रही है तो उसके गाड़ी के खिड़की के पास जो शीशे लगे हुए हैं, जिसमें से कि बगल की लेफ़्ट और राइट की चीज़ें दिखाई देती है, उस शीशे में वो देख रही है तो क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि बाहर जितने भी पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं, तेज़ी से उसका पीछा कर रहे हैं। और साथ साथ में खुशी खुशी जो खेलते हुए जो बच्चे हैं अचानक बहुत ज़्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर खुशी खुशी बाहर की ओर निकल रहे हैं। मीन्स देयर इज़ हैप्पीनेस, देयर इज़ चार्म, देयर इज़ ग्लोरी outside the car. Outside world is full of happiness, but the inside world of the poet and her mother, which is inside the car, is full of agony, full of unhappiness, and the situation is very critical or pathetic. तो इस तरह से ये इस स्टैंजा का मैंने मीनिंग समझाया है। अब मैं आपको इस स्टैंजा में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका यहाँ पर अर्थ लिखूँगा, और साथ साथ में उस डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ साथ में एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्ज़ाम में इस स्टैंजा से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस और आंसर भी अब मैं बताऊँगा। स्टैंजा नंबर 1 में कुछ शब्द, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इस स्टैंजा में आए हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड है डोज। डोज का मीनिंग होता है डोजिंग या स्लीपिंग, सोना, सोने की अवस्था में। दूसरा शब्द हमारा कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बेड बॉडी, यानी मृत शरीर, मरा हुआ शरीर। तीसरा हमारा शब्द है एशन, इसका मतलब होता है पेल एंड ग्रे लाइक डेड बॉडी, एकदम पीला पड़ा हुआ और मुरझाया हुआ, एकदम मृत शरीर की तरह से। चौथा हमारा वर्ड है मैरी। मैरी मीन्स होता है हैप्पी, यानी खुशहाल, बहुत ही खुशहाली में। पांचवा वर्ड हमारा है स्पिलिंग, इसका मीनिंग है कमिंग आउट क्विकली, बहुत तेज़ी से, जल्दी से, अचानक बाहर की ओर निकलना। अब हम देखेंगे स्टैंजा नंबर 1 में, जिसका कि बिगिनिंग है ड्राइविंग फ्रॉम माय डैश टू ऑफ द होम्स। इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको कैसे देना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, यानी कवि कमला दास कहाँ पर गाड़ी चला करके जा रही थी। इसका आंसर देखिए आपका, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, यानी कवयित्री कमला दास अपने माता पिता के घर से गाड़ी चला करके कोचीन एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर जा रही थी। दूसरा प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड शी नोटिस व्हाइल हर मदर सैट बिसाइड हर, जब उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी तो उसने क्या देखा, क्या उसने वहाँ पर पाया। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर है कि शी नोटिस दैट हर मदर वाज स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन, उसने देखा, उसे ये प्रकट हुआ कि उसकी माँ अपने मुंह को खोले हुए सो रही है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से बन सकता है कि व्हाट डिड हर मदर्स फेस लुक लाइक, यानी जब उसने अपनी माँ को देखा, अपने माँ के चेहरे को देखा तो उसकी माँ का चेहरा किस की तरह से दिखाई पड़ रहा था। इसका आंसर है हर मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी उसके माँ का चेहरा एक मृत शरीर की तरह से, मुरझाए हुए एकदम पत्ती की तरह से, सूखी हुई पत्ती की तरह से सूखा एकदम दिखाई पड़ रहा था। चौथा इसमें पूछा जा सकता है कि जो स्टैंजा है उसमें वर्ड्स होते हैं, कुछ मीनिंग दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका शब्द जो है सिनोनिम या समानार्थी शब्द आप स्टैंजा में से ढूंढें। जैसे फाइंड वर्ड्स इन द स्टैंजा
विच मीन, यानी स्टेंजा में ऐसे शब्द आप ढूंढें जिसका मतलब हो, पहला लिखा है फेल्ट यानी महसूस किया, दूसरा स्लीप लाइटली यानी हल्की नींद सोना, और तीसरा डेड बॉडी। स्टेंजा में जो आया हुआ है डेड बॉडी के लिए आया हुआ है, यहाँ पर पहला वर्ड जो है आपका डेड बॉडी ना हो करके यहाँ पर पहला वर्ड है फेल्ट। पहला वर्ड क्या है? फेल्ट। फेल्ट का यहाँ पर मीनिंग क्या है? रियलाइज्ड यानी महसूस किया, एहसास किया। दूसरा वहाँ पर स्लीप लाइटली है, स्लीप लाइटली के लिए स्टेंजा में जो वर्ड आया है डोज्ड आया है। तीसरा आपका है डेड बॉडी, डेड बॉडी के लिए यहाँ पर आया हुआ है कॉर्प्स। अब हम स्टेंजा नंबर 2 जिसकी बिगिनिंग हो रही है बट आफ्टर डॉट 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 अप टू स्माइल एंड स्माइल, इसका जो है लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूँगा, इसका मीनिंग बताऊँगा, इसका समझाऊँगा, और इसके बाद फिर जो है एक एक करके इस स्टेंजा में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर्स क्या होंगे और उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या होंगे, उसके आंसर क्या होंगे, उसको कवर किया जाएगा। लेट अस स्टार्ट। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। यहाँ पर ये बतला रहा है कि जो कवयित्री है यानी कमला दास अपनी माँ को जब चेहरे को देखती है, देखते देखते जब वहाँ पर पहुँच जाती है, एयरपोर्ट पे पहुँच जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट पे पहुँच जा रही है, तो तुरंत जो है न चाहते हुए भी वो एयरपोर्ट पे जाती है। वहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं पहले हमारे सामान की थोड़ी तलाशी होती है कि कोई ऐसा जो है अनडिज़ायरेबल चीज़ तो हमारे पास नहीं है। जब वो सब इसका चेक हो गया, चेक करने के बाद फिर कह रहा उसने फिर एक बार जो है इस कवयित्री ने अपनी माँ की ओर एक बार फिर दोबारा से देखा। अब माँ को अपने देख रही है तो क्या बता रही है? वन pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. जब इसने अपनी माँ के चेहरे को देखा तो अपनी माँ का चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है इसको? अपनी माँ का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, पीला, सूखा, और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियों की रात में चाँद की जो चमक जो होती है एकदम धूमिल पड़ जाती है, एकदम हल्की पड़ जाती है, और चाँद की जो चमक है, ब्राइटनेस है, एकदम ख़त्म हो जाती है। इन द सेम वे द पोएटिस मदर्स फेस वाज आल्सो dull without light, has become too old, इतना ओल्ड हो चुका था। और इसको देखते ही इस जो है लेखिक कवयित्री के मन में, क्योंकि चाइल्डहुड में इसका डर था कि कहीं मेरी माँ मुझसे खो न जाए, अब भी इसके मन में एक डर पैदा हो गया कि मेरी माँ का जो यंग एज है वो चली गई, इसका अट्रैक्शन चला गया, इसकी मुस्कुराहट चली गई, इसकी एनर्जी चली गई, इसका स्टैमिना चला गया, सब कुछ चला गया। माई मदर इज़ अलोन, माई मदर इज़ हेल्पलेस, देयर इज़ नो वन टू केयर अबाउट हर एंड आई एम लिविंग हर, आई शुड नॉट लीव हर। मुझे उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे उसके पास से जाना नहीं चाहिए, बट आई हैव टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेरे सामने मेरी दुनिया की जिम्मेदारियां हैं जिसको निभाने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। और ऐसा सोच करके उस डर को हटाने के लिए, उस डर को छिपाने के लिए, अपने माँ को एहसास न होने देने के लिए उसने क्या कहा? अपनी माँ की तरफ से देखा और देख करके एक मुस्कुराहट, एक मुस्कान चेहरे पर स्माइल लाई, और स्माइल ला कर उसने कहा मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगी। और ऐसा कह करके वो अपना आगे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गई है। सो देयर आर too many problems, difficulties inside ours, but to hide the difficulties, to hide the problems, to hide the other personal things, sometimes we smile to make others that I am not feeling unhappy, I am not feeling sad, I do not have other problems inside me. Let the personal be personal, it should not be impersonal. And before the other responsibilities, we hide our personal things and matters
इसी तरह से इस लेखिका ने भी अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को छिपा लिया, अपनी माँ को एहसास होने नहीं दिया। इस तरह से ये कविता का क्या है, एक्सप्लेनेशन। अब हम स्टैंजा में इसका कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसका आंसर क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। और स्टैंजा नंबर 2 के क्वेश्चंस को, जो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, एक एक करके आपके सामने मैंने लिखा है, उसको एक्सप्लेन करूँगा। पहला जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ आर द ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है दौड़ना, तेजी से भागना, यानी किस तरह से पेड़ जो है, जब जो है पोएट जो है अपने गाड़ी को तेज़ी से लेके चल रही है तो पेड़ किस तरह से भाग रहे हैं, किस तरह से दौड़ रहे हैं। तो इसमें आप यहाँ पर आंसर है द ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड, यानी कार के बाहर जो पेड़ लगे हुए थे, उगे हुए थे, वेंट पास्ट, ऐसे गुजर रहे थे, ऐसे जा रहे थे, एज इफ, मानो कि दे वर रनिंग और चेजिंग, वे दौड़ रहे हों या कार का वो पीछा कर रहे हों। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, व्हाट डिड शी सी द चिल्ड्रंस डूइंग। जब गाड़ी चला रही है उसने शीशे से, अपने जो गाड़ी के जो खिड़की का शीशा है उसमें से बच्चों को क्या करते हुए उसने देखा। आंसर इसका है द हैप्पी चिल्ड्रन वर मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स इन लार्ज नंबर्स, कि जो खुशी खुशी में, खुशहाली में रहने वाले जो बच्चे थे, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत तेज़ी से अपने घरों से दौड़ करके बाहर की ओर निकल रहे थे। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है, व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। जो वहाँ पर सुरक्षा का जो वहाँ पर चेक होता है, कोचीन एयरपोर्ट पे जिनके सामान की जो चेकिंग जब हो गई, इसके बाद ने पोएट कमला दास ने क्या किया। आंसर देखिए, द पोएट स्टूड अ फ्यू यार्ड अवे एंड लुक्ड एट हर मदर्स फेस अगेन, यानी कुछ दूरी पर, अपने माँ से कुछ दूरी पर खड़ी हो गई पोएट कमला दास, और उसने एक बार दोबारा से अपनी माँ के चेहरे को बड़े गौर से देखा। और अगला क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है, व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून। लेखिका ने, कवयित्री ने, कमला दास ने अपने माता के चेहरे को एक बहुत ही ज़्यादा बीता हुआ जो सर्दियों के मौसम के चाँद से, बहुत जो चाँद से जो धूमिल पड़ गया हो, उससे वर्णन क्यों किया है। सर्दियों के चाँद से यहाँ पर कह रहा था लेट विंटर, जब जो है सर्दी बहुत ज़्यादा बीत चुकी हो, उस समय जो चाँद होता है, लैक्स ब्राइटनेस, उसमें चमक की, रौनक की कमी होती है, एज वेल एज स्ट्रेंथ, उसमें उत्साह और ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। और जो द पेयर एंड कलरलेस मदर्स फेस, माँ का जो एकदम पीला और फक पड़ा हुआ जो चेहरा था, वो रिजेंबल, मतलब मेल खा रहा था द लेट विंटर्स मून, और देर बीती हुई, बहुत ज़्यादा बीती हुई सर्दियों के चाँद से वो मेल खा रहा था। स्टैंजा नंबर 2 में जो 5वां क्वेश्चन एक लास्ट बन सकता है कि फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन, यानी पैसेज में आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिसका मतलब पहला रनिंग फास्ट हो, दूसरा हैप्पी हो, तीसरा कलरलेस हो। तो इस रनिंग जो है फास्ट के लिए इसमें जो वर्ड आया है स्प्रिंटिंग आया है, और हैप्पी के लिए यहाँ पर जो वर्ड आया है मैरी आया है, और कलरलेस के लिए वान आया है। अब ये जो है आपकी कविता की दोनों स्टैंजा वाइज में कंप्लीट हो गया, उसकी वर्ड मीनिंग हो गई, क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया। अब मैं कविता में राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम क्या होता है इसको समझ लीजिए। बहुत आसान है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि जो कविता की जो पंक्तियाँ होती हैं, कविता की पंक्तियों के आखिर में अगर ध्वनि या आवाज़ मैच कर रही हो तो उसको राइम कहते हैं। कभी कभी पहली और दूसरी और तीसरी तीनों वह पंक्तियाँ मैच कर सकती हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि पहली पंक्ति की आखिरी ध्वनि और तीसरी पंक्ति से मैच कर रही हो या चौथी से मैच कर रही हो, उसी हिसाब से उसको राइम स्कीम दिया जाता है। आगे आपको मैं बताऊंगा। इस कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है, पंक्तियों के आखिर के शब्द की ध्वनि आवाज़ कोई मैच नहीं कर रही है। तो इस तरह से इस जो है पोएम में यानी माय मदर एट 66 में नो राइम स्कीम, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। जब पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं रहती है उसको हम लोग फ्री वर्स कहते हैं। ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है लिटरेरी डिवाइसेस, यानी इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में आपका हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच आता है, यानी अलंकार आते हैं,
और उसी तरह से सिंबल्स आते हैं, इमेजेस आते हैं, उसका जो यूज़ किया जाता है उसको हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं। सबसे पहले इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, सिमिली यानी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सिमिली जो है इसका हिंदी है उपमा, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार में एज, सो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तुलना किया जाता है। इसमें देखिए हर फेस एज, हर फेस एशन लाइक, यहाँ लाइक शब्द का यूज किया है, दैट ऑफ अ ऑस, ये दो चीज़ों का तुलना किया गया लाइक से, तो इसमें यहाँ पर सिमिली अलंकार है। उसी तरह से दूसरा वैन पेल एज अ लेट प्रिंटर्स, यहाँ पर एज का यूज किया गया है। तो लाइक और एज का यूज करके दो चीज़ों में तुलना किया गया है, तो इस तरह से इसमें सिमिली अलंकार का यूज किया गया है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। दूसरा अलंकार इसमें जो प्रयोग किया गया रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति की गई है, शब्दों की बार बार दोहराना, जैसे यहाँ थॉट अवे बार बार यूज किया गया है, रेपिटिशन है। उसी तरह स्माइल एंड स्माइल, इस शब्द को बार बार यूज किया गया है, तो इन दो पंक्तियों में रेपिटिशन का यूज किया गया है। अब उसके बाद में सिंबल एंड इमेजेस, यानी इस कविता में कौन से सिंबल्स और इमेजेस का यूज किया गया है, तो इसमें ट्रीज स्प्रिंटिंग को यूज किया गया है एज ए सिंबॉलिक की तरह से, इमेज की तरह से। दूसरा मैरी चिल्ड्रन की तरह से यूज किया गया है, और तीसरा विंटर्स मून का प्रयोग किया गया सिंबल्स और इमेजेस की तरह से प्रयोग किया गया। इस तरह से आपके क्लास 12th की फ्लैमिंगो जो बुक है उसका जो पहली पोएम का मैंने आपको डिटेल में हर एक चीज़ बता दिया। पैराग्राफ स्टैंजा वाइज मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, उसमें क्वेश्चंस कौन से आते वो बताया, वर्ड मीनिंग बताया गया। वर्ड मीनिंग बताने के बाद आपको लिटरेरी डिवाइसेस, राइम स्कीम और सिंबल्स और इमेजेस बताए गए, और इसका सेंट्रल आइडिया, और साथ साथ में इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी इस जो है वीडियो लेक्चर के आखिर में अटैच किया जाएगा। तो आप लोगों को मैं एडवाइस देता हूँ कि पूरे वीडियो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आखिर में आपको सेंट्रल आइडिया और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिले। और इसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार देखने के बाद इसको अपने फेयर नोटबुक में एक जगह नोट कर लें। एक बार ये जरूर समझ लीजिए कि ये क्लास 12th का नया सिलेबस का पहली पोएम है, यानी जो अब जो क्लास 12 में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए है, और जो अभी क्लास 12th का जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए पुराना ही सिलेबस होगा। इसके बाद हम आगे फिर दोबारा